हेलो दोस्तों, परपेचुअल लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पावर सिस्टम एनालिसिस का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बेसिक पावर सिस्टम स्ट्रक्चर, कंडक्टर और वो किस किस मटेरियल से बना है या फिर कौन सा मटेरियल हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उसके बारे में पढ़ा था। हमने बेसिक वोल्टेज लेवल्स कौन से होते हैं वो पढ़ा था, और कंडक्टर सर्कुलर ही क्यों होता है, हम उसको फ्लैट या फिर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर क्यों यूज नहीं कर सकते उसके बारे में पढ़ा था। और कंडक्टर हॉलो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा या फिर सॉलिड बेनिफिशियल होगा उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम कंडक्टर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली कंडक्टर चार टाइप का होता है। एक है सॉलिड, दूसरा है स्ट्रैंडेड, तीसरा है कंपोजिट स्ट्रैंडेड और चौथा है बंडल। तो सॉलिड कंडक्टर क्या है? सॉलिड कंडक्टर का मतलब है कि जो पूरी तरह से एक ही मटेरियल से बना होगा और वो सॉलिड होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सॉलिड कंडक्टर है जो कॉपर मटेरियल से बना है। लेकिन सॉलिड कंडक्टर में एक प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम है स्किन इफेक्ट का। तो आगे हम पढ़ेंगे पहले स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट क्या है? एक्चुअली स्किन इफेक्ट जो है ये सिर्फ एसी करंट में पाया जाता है। चूंकि एसी करंट साइनोसॉइडल होता है, मतलब कि वो लगातार चेंज होता रहता है। तो जो कंडक्टर होता है उसमें करंट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। करंट का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि करंट कंडक्टर के सिर्फ सरफेस पे फ्लो होता है और उसके अंदर जो है कंडक्टर के सरफेस के नीचे करंट बहुत कम मात्रा में फ्लो होता है। तो इस इफेक्ट को, इस फिनोमेना को हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो इसका कारण क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसी करंट अल्टरनेटिंग नेचर का होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो भी अल्टरनेटिंग होता है। तो जब भी किसी करंट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है और ये भी अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। तो ये जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ये एक बैक ईएमएफ क्रिएट करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक बैक ईएमएफ क्रिएट होता है और इस बैक ईएमएफ की वजह से एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगता है। ये सर्कुलेटिंग करंट कंडक्टर के इनसाइड में जो भी करंट फ्लो हो रहा है, जो मतलब मेन जो करंट है, अपना जो मेन करंट है वो अंदर में अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब कि जो सेंटर का करंट होगा, आई सेंटर, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब कि आई माइनस आई डब्ल्यू होगा, जिससे कि सेंटर में जो ओवरऑल करंट है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन सरफेस का करंट जो है वो एडिशन नेचर का होता है, वो बढ़ जाता है। तो सरफेस में जो करंट होगा वो आई प्लस आई डब्ल्यू होता है। इस प्रकार से जो करंट है वो सिर्फ सरफेस पे ज़्यादा फ्लो होता है और उसके अंदर में बहुत कम करंट फ्लो होता है। तो ये स्किन इफेक्ट का मेन डिसएडवांटेज है। स्किन इफेक्ट में एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है स्किन डेप्थ का। स्किन डेप्थ का मतलब है कि करंट किसी कंडक्टर में कितना डेप्थ तक फ्लो हो रहा है, उसको हम उसका स्किन डेप्थ कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये स्किन डेप्थ है, मतलब कि करंट सिर्फ इसी लेवल तक फ्लो हो रहा है। स्किन डेप्थ को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई ओमेगा सिग्मा म्यू, जहाँ पे ओमेगा जो है 2πf एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा कंडक्टिविटी है और म्यू जो है परमिबिलिटी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि स्किन डेप्थ फ्रीक्वेंसी, कंडक्टिविटी और परमिबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर में स्किन डेप्थ कम होगा तो स्किन इफेक्ट जो है ज़्यादा रहेगा। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी करंट जितना ज़्यादा सरफेस में फ्लो करेगा उसमें स्किन इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। डीसी के कंडीशन में
चूंकि फ्रीक्वेंसी 0 हो जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्किन डेप्थ जो है फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि जब फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा तो स्किन डेप्थ इन्फिनाइट हो जाएगा। और जैसा कि आप यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं कि J इक्वल टू जे मैक्स ई टू द पावर डी डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेल्टा यदि इन्फिनाइट होता है तो J इक्वल टू जे मैक्स आ जाएगा। इसका मतलब है कि करंट पूरा कंडक्टर में फ्लो होगा, मतलब कि डीसी करंट के लिए स्किन इफेक्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्किन इफेक्ट जो है पूरी तरह से फ्रीक्वेंसी पर निर्भर है और डीसी करंट जो है उसमें फ्रीक्वेंसी 0 है। तो इसका मतलब है कि डीसी के लिए इनवैलिड है ये। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, कि आखिर स्किन इफेक्ट का डिसएडवांटेज क्या है। स्किन इफेक्ट जो है इफेक्टिव एरिया को रिड्यूस कर देता है। देखिए आप जैसे देख रहे हैं कि कंडक्टर में करंट पूरा एरिया पे फ्लो नहीं होता, सिर्फ सरफेस पे फ्लो होता है। तो ये जो है पूरी एरिया को कवर नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि जो इफेक्टिव एरिया है वो रिड्यूस हो गया। तो आप जैसे कि जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, मतलब कि रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि लॉस इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर। मतलब कि लॉस जो है डायरेक्टली आर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर लॉस बढ़ेगा तो अपना एफिशिएंसी, जो भी ट्रांसमिशन लाइन है उसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि जो एसी का रेजिस्टेंस है वो डीसी का रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है, और ये नॉर्मली 1.5 टू 1.6 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डीसी रेजिस्टेंस। तो ये मेन डिसएडवांटेज है सॉलिड कंडक्टर का। इसलिए हमने एक दूसरा कंडक्टर इंट्रोड्यूस किया, एक मॉडिफाइड कंडक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको स्ट्रैंडेड कंडक्टर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडेड कंडक्टर ये है, ये जो इसमें एक एक कंडक्टर के एक एक स्ट्रैंड को ट्विस्ट करके बनाया जाता है। ये जो एक एक कंडक्टर है उसको बोलता है स्ट्रैंड। तो इसमें कई सारे स्ट्रैंड मिलकर एक पूरा कंडक्टर को तैयार किया जाता है। इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि जब स्ट्रैंड बहुत स्मॉल स्ट्रैंड को मिलाकर बड़ा कंडक्टर बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो एरिया है, एक एक एरिया जो है, चूंकि एसी करंट उसके सरफेस में फ्लो होता है तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन जो एरिया होगा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और स्किन इफेक्ट जो है डिक्रीज होता है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज है इसका रफ सरफेस। अगर हम स्ट्रेन को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, बड़ा रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा बड़ा स्ट्रेन है, तो इसके बीच में एक गैप आ रहा है। ये जो एज बनता है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि यहाँ का जो एरिया होता है बहुत कम एरिया होता है, और जहाँ पे भी कम एरिया होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कोरोना इंक्रीज होगा। तो इसलिए ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज देता है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि सॉलिड और स्ट्रैंडेड कंडक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस तो है कि सॉलिड कंडक्टर में हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जबकि स्ट्रैंडेड में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? चूंकि स्ट्रैंडेड जो है कई वायर को ट्विस्टेड करके बनाया होता है, तो ये ट्विस्टेड होता है, इस वजह से इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम रहता है। तो ये पहला डिसएडवांटेज है स्ट्रैंडेड कंडक्टर का। दूसरा है कि सॉलिड में हाई स्किन इफेक्ट होता है, हालांकि स्ट्रैंडेड जो है कुछ हद तक स्किन इफेक्ट को कम कर देता है, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम आता है कि इसमें कोरोना लॉस ज़्यादा होता है, चूंकि सॉलिड में कोरोना लॉस कम होता है क्योंकि उसका जो सरफेस है वो स्मूथ रहता है। तीसरा प्रॉब्लम है लो सैग। तीसरा प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड का हाई सैग।
अपने को लो सेक चाहिए। हालांकि सॉलिड कंडक्टर को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो हम इससे बोल सकते हैं कि हमारे लिए स्टैंडर्ड तो बेनिफिशियल है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, और वो मेन प्रॉब्लम है हाई कोरोना और हाई सैग। तो इन दोनों को रिड्यूस करने के लिए, इन दोनों को मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास एक तीसरा टाइप का कंडक्टर इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, उससे पहले हम जान लेते हैं कि तीसरा टाइप का जो कंडक्टर है वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आया था सैग से। सैग जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दो टावर है, दो टावर के बीच का डिस्टेंस को हम स्पान बोलते हैं, और दो टावर के बीच जो कंडक्टर है और ये जो इसका लीनियर डिस्टेंस है और इसका एंगुलर डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस को हम सैग बोलते हैं। और ये सैग जितना कम होगा क्लियरेंस उतना ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर सैग जो है बढ़ेगा तो हमारा क्लियरेंस कम हो जाएगा, और क्लियरेंस कम हो जाएगा तो नीचे जो भी जीव जंतु या फिर जो भी लोग इसके नीचे से गुजरेंगे उनको नुकसान पहुंचा देगा। इस वजह से हम क्लियरेंस को मेंटेन करके रखेंगे। तो क्लियरेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन है। पहला है कि टावर का हाइट को बढ़ा दिया जाए, लेकिन टावर का हाइट बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि टावर में जो मटेरियल लगता है वो काफ़ी कॉस्टली रहता है। दूसरा है हम सैग को कम कर सकते हैं। सैग को कम करने के लिए भी दो ऑप्शन है। पहला है कि स्पान को बढ़ा दें, स्पान को कम कर दें, लेकिन स्पान को कम करने से नंबर ऑफ टावर्स जो है बढ़ जाएगा, जो कि फिर से कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। तो हमारे पास तीसरा तरीका है टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाए। मतलब कि कंडक्टर का यदि स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे तो ये ज़्यादा झुकेगा नहीं नीचे साइड, और ये इसका जो सैग है वो कम झुकाव देगा, जिसकी वजह से हमारा क्लियरेंस बढ़ जाएगा। तो इसके लिए तीसरा टाइप का कंडक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, और वो है कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो आइए देखते हैं कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर। कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर में बाहर का जितना भी स्ट्रैंड है वो एल्यूमिनियम का होता है, लेकिन जो अंदर का स्ट्रैंड है वो स्टील का होता है। चूंकि स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से स्टील का यूज सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। इसमें कोई करंट कैरी नहीं करता है, करंट सिर्फ एल्यूमिनियम स्ट्रैंड कैरी करता है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मिडिल का स्ट्रैंड है ये एल्यूमिनियम का बना है, ये स्टील का बना है, और जो बाहरी स्ट्रैंड है ये एल्यूमिनियम का बना है। और यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है ACSR। इस कंडक्टर को हम बोलते हैं ACSR, मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो कम हो गया। मतलब कि मेन प्रॉब्लम वहाँ पे था हाई सैग का, तो वो भी यहाँ से रिड्यूस हो गया। तो हम जनरली कंपोजिट स्ट्रैंड कंडक्टर का ही यूज़ करते हैं। लेकिन एक और तरह का कंडक्टर है, और वो है बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर में हम सेम ही कंडक्टर, मतलब यही कंडक्टर होता है ACSR कंडक्टर को हम दो या फिर चार, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, कंडक्टर को हम एक साथ यूज करते हैं, और ये एक साथ पूरा करंट को कैरी करता है। हम आगे इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए बस यही तक रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे पैरामीटर के बारे में, जो RLC कैलकुलेशन है उसके बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है या कोई भी डाउट आता है तो आप इस मेल ID पे मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।